बच्चों वायुमंडल में जल की बात करें तो सबसे पहली जो चीज हमें नजर आती है वो यह नजर आती है कि आखिर में वायुमंडल में जो जल है वो कहां पर है, वो कहां पर किस प्रकार से दिखाई देता है। तो बच्चों ये बात देखने योग्य है, समझने योग्य है कि वायुमंडल में जो गैस है, जो जलवाष्प है, जो आर्द्रता है वो हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप से है, लेकिन बच्चों यह होती है, इसे महसूस किया जा सकता है, अर्थात इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की प्रतिशत में इसको हम देख सकते हैं अलग अलग स्थानों पर। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 प्रकार की अवस्थाओं में हो सकता है, जैसे कि ठोस है, गैस है और द्रव है। तीनों प्रकार की जो अवस्था होती है पदार्थ की बच्चों, मुख्यतः 3 ही प्रकार की अवस्थाएं होती है, जिसमें द्रव, ठोस और गैस, तीनों ही प्रकार की अवस्थाओं में वायुमंडल में जल उपस्थित होता है। ठीक है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। अब वायुमंडल में आर्द्रता आती कहां से है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर में वायुमंडल में आर्द्रता कहां से आती है। तो इसके मुख्यतः 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला तो होता है जलाशयों से वाष्पीकरण के द्वारा। बच्चों पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलाशय हैं, जिसमें बड़े से बड़े महासागरों से लेकर के छोटे से छोटा, चाहे तालाब हो या किसी भी प्रकार का छोटा गड्ढा हो, सभी स्थानों पर जब तापमान दिया जाता है तो जल वाष्पीकृत हो जाता है। तो वहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में जल प्राप्त होता है। दूसरा जो होता है वो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से भी वायुमंडल में जल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, जो जल होता है, वो यहाँ इस प्रकार से प्राप्त होता है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम कि इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। और इसी जल चक्र की प्रक्रिया के द्वारा ही बच्चों वायुमंडल में, स्थल मंडल में और जल मंडल में जल का आपसी चक्र चलता रहता है। एक चक्र है, एक साइकिल है जो चलता रहता है कि किस प्रकार से बच्चों, किस प्रकार से जलाशयों, जिसके अंतर्गत सागर, महासागर, नदी, तालाब या दूसरे प्रकार के तापमान मिलने के पश्चात वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में जल जाएगा। वायुमंडल में जब जल चला गया बच्चों जलवाष्प के रूप में, तो वो वर्षा के रूप में वापिस से धरातल पर आता है। जब धरातल पर वापिस से जल आता है तो अल्टीमेटली आखिर में वो स्थल से किसी प्रकार से जल मंडल में या सागर महासागरों में चला जाता है और वापस फिर वो दोबारा से भाप बन करके वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से एक चक्र, एक साइकिल चलती रहती है, जिसे हम जल चक्र का नाम भी देते हैं। और बच्चों वायुमंडल में, स्थल मंडल में और जल मंडल में इस प्रकार के जल चक्र के द्वारा ही हम, अर्थात हमारी पृथ्वी कार्य संपन्न करते हैं, क्योंकि हमें मानव से लेकर के छोटे से जीव तक, चाहे वो पौधा हो, बड़ा पेड़ हो या किसी भी प्रकार के प्राणी जगत हो या फिर निर्जीव ही क्यों ना हो, जल की आवश्यकता सभी को होती है और ये चक्र ही उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि आर्द्रता कहते किसे हैं। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि हवा में जितनी भी मौजूद जल वाष्प है उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं उस क्षेत्र की। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको कैसे, कितनी आर्द्रता है उस क्षेत्र में, इसे कैसे व्यक्त करें, इसके कई प्रकार हो सकते हैं। इसमें पहला प्रकार है बच्चों निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, और यह किस तरीके से इसको नापते हैं, किस तरीके से इसको मापते हैं, तो इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं बता दूं बच्चों कि जैसे कोई आयतन है। ठीक है, आयतन किस प्रकार से होता है, आयतन त्रिविमीय बच्चों, त्रिविमीय एक संकल्पना होती है, अर्थात इसे सेंटीमीटर, मीटर में किसी भी प्रकार से हम व्यक्त करें तो एक आयतन है। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं एक डब्बा है, डब्बे के अंदर जो वायु है उस वायु में कितनी जल वाष्प है
इसे हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। अर्थात बच्चों एक निश्चित आयतन में उपस्थित हवा का, ठीक है, एक निश्चित आयतन में उपस्थित हवा में उपस्थित जो जलवाष्प है उसे हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता। और ये सीधे सीधे तौर पर हमें दिख जाती है, पता चल जाता है इसका वास्तविक मात्रा। लेकिन बच्चों इसमें एक समस्या होती है। समस्या यह होती है कि इस पर तापमान का प्रभाव भी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आर्द्रता होती है इस पर तापमान का सीधा सीधा प्रभाव होता है। किसी क्षेत्र में जहां तापमान ज़्यादा है वहां की आर्द्रता अलग होगी, किसी क्षेत्र में जहां का तापमान कम है वहां की आर्द्रता अलग होगी। तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में जहां का तापमान अलग अलग होगा वहां की आर्द्रता भी अलग अलग होगी। इस वजह से यह जो निरपेक्ष आर्द्रता है यह हमारे मुख्य काम में नहीं आती। तो फिर कौन सी आती है? आगे देखते हैं। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन है और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ग्राम प्रति घन मीटर, यह इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कि एक घन मीटर में या एक घन सेंटीमीटर, जो भी उसकी इकाई है, एक घन मीटर में कितने ग्राम जलवाष्प मौजूद होगी। एक घन मीटर में कितने ग्राम जलवाष्प मौजूद होगी, यह निरपेक्ष आर्द्रता होती है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं बच्चों कि हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से तापमान पर निर्भर होती है। जैसे कि मैंने बताया कि कितनी जलवाष्प ग्रहण कर सकती है कोई हवा, यह किस पर निर्भर होता है? उस क्षेत्र के तापमान पर निर्भर होता है। तो यहां पर हमने निरपेक्ष आर्द्रता में तापमान का प्रभाव तो देखा ही नहीं। जब तापमान का प्रभाव हमने यहां पर देखा ही नहीं तो हम उसको सटीक नहीं जान सकते। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अलग अलग स्थानों का चूंकि तापमान अलग अलग होता है, इस वजह से निरपेक्ष आर्द्रता भी अलग अलग स्थानों की अलग अलग होती है। लेकिन बच्चों इसका एक दूसरा तोड़ भी है, वो क्या है? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या चीज होती है? दिए गए तापमान पर, कोई फिक्स दिया हुआ तापमान है, उस पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दिए गए तापमान में, अब तापमान कितना भी हो सकता है। माना कि बच्चों 25 डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री तापमान है। अब 25 डिग्री तापमान में किसी वायु की जो क्षमता है वो कितनी है? 100 यूनिट हो सकती है जलवाष्प धारण करने की। ठीक है, और उसके पास वास्तविक रूप से कितनी है यह क्या बताएगा? वहां की सापेक्ष आर्द्रता बताएगा। इसका फॉर्मूला होता है वास्तविक जल की मात्रा बटा ग्रहण करने की क्षमता गुना 100। गुना 100 क्यों किया है? क्योंकि इसे हम प्रतिशत में मापते हैं। ठीक है, तो वास्तविक जल की कितनी मात्रा है जो कि उसके ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। और ग्रहण करने की जो क्षमता है बच्चों ये किस पर निर्भर करती है? उस वहां के तापमान पर। तो वहां का तापमान किस प्रकार का है यह ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। और उसमें से माना कि ग्रहण करने की क्षमता 100 यूनिट है, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि ग्रहण करने की क्षमता एक फिक्स तापमान पर 100 यूनिट है और एक्चुअल में उसके पास कितनी है? माना कि 85 है, तो उसके पास कितनी प्रतिशत आर्द्रता हो गई? सापेक्ष आर्द्रता उसकी 85% हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है कि किसी फिक्स दिए गए तापमान पर अपनी क्षमता, जिसकी उतनी क्षमता है, उस क्षमता की तुलना में वायुमंडल में उसके उपस्थित जो आर्द्रता है वो कितनी है, इसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। और यही बच्चों सापेक्ष आर्द्रता के आधार पर ही हम आगे के कार्य करते हैं। दूसरी जो चीजें देखते हैं वो सापेक्षिक आर्द्रता के आधार पर ही देखते हैं। और ये जो आर्द्रता है, सापेक्षिक जो आर्द्रता है, ये तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तापमान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्द्रता। अर्थात यहां पर ये देखने वाली बात है बच्चों कि यदि तापमान कम होगा तो आर्द्रता ज्यादा होगी, वहां की सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा यदि हम बात करें, यदि तापमान ज्यादा है तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी, तापमान कम है तो सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी।
तापमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर्द्रता। यहां पर आर्द्रता का मतलब सापेक्ष आर्द्रता से है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसका कारण यह है कि तापमान को सीधे तौर पर प्रभावित करता है ग्रहण करने की क्षमता। ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो तापमान से प्रभावित होती है, और तापमान को जब ये ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित करती है तो उसमें वास्तविक मात्रा का अनुपात उसमें देखा जाता है। किसमें? प्रतिशत के द्वारा। ठीक है बच्चों, यहां पर ये हमने उदाहरण के द्वारा एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि दिए गए तापमान पर, माना कि कोई भी तापमान है, कितना भी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है माना कि, ठीक है, उसमें 100 यूनिट करने की उसमें क्षमता है। उस वायु में ग्रहण करने की जो क्षमता है, आर्द्रता ग्रहण करने की, वो 100 यूनिट है, और वास्तविक रूप से उसमें प्रेजेंट में कितनी है? 85 यूनिट है। तो उसकी आर्द्रता कितनी हो गई बच्चों? 85%। यहां पर ऐसे कर सकते हैं 85/100 गुना 100 इस फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, तो इसकी कितनी आ गई? 85% सापेक्षित आर्द्रता आ गई। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने सिंपल फॉर्मूला से इसको देखा। इसके पश्चात देखते हैं कि हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि महासागरों के पास में जल वाष्प ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से वहां पर अधिक सापेक्षित आर्द्रता होती है, जबकि महाद्वीपों पर यह कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त हवा कहा जाता है। यदि हमारे उदाहरण में ही बच्चों, यदि 100 यूनिट उसकी क्षमता थी और 100 यूनिट ही उसके पास है वास्तविक रूप से, 100 यूनिट उसकी क्षमता थी और 100 यूनिट ही उसके पास है वास्तविक रूप से, तो वो क्या कहलाएगी? हवा संतृप्त हवा कहलाएगी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो संतृप्त हो चुकी है। उसकी क्षमता कितनी है? 100 यूनिट की है, और उसके पास वास्तविक कितनी है? तो 100 यूनिट है। तो वो संतृप्त हो गई, और संतृप्त होने के पश्चात वो और अधिक ग्रहण नहीं कर पाएगी। और बच्चों, यहां पर ये देखने वाली बात है कि यदि 100 यूनिट की उसकी क्षमता है और 100 यूनिट से ज्यादा उसके पास जल वाष्प आ जाती है, तो वो क्या करती है? वो वर्षा कर देती है, और यही वर्षा होती है। अर्थात क्षमता से अधिक यदि उसके पास आर्द्रता आ जाती है तो वो वहीं पर ही वर्षा कर देती है। वास्तविक रूप से यही वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको देखा। हवा के दिए गए प्रतिदर्श या सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे औसांक कहते हैं। जिस तापमान पर संतृप्तता हवा की होती है उस तापमान को क्या कहते हैं? औसांक कहते हैं। इसको 1 नंबर की परिभाषा हमें याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, औसांक किसे कहते हैं? कि हवा के दिए गए प्रतिदर्श या सैंपल जिसे हम कहते हैं में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है, अर्थात वो जिस तापमान पर संतृप्त हो जाता है, उस तापमान को क्या कहते हैं? औसांक कहते हैं। और यदि औसांक बच्चों 0 डिग्री या उससे कम हो, औसांक 0 डिग्री या उससे कम हो, तो उसे हिमांक कहते हैं। यहां पर ये हमें देख लेना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे बेसिक चीजें हैं वो यहां पर हुई। इसके बाद देखते हैं कि वाष्पीकरण तथा संघनन। बच्चों, आर्द्रता का हमने देखा। आर्द्रता किस प्रकार से हुई? जलाशयों में से जब तापमान गया। ठीक है बच्चों, यहां पर दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये सूर्य है, ये सूर्य की किरणें जब जलाशयों पर पड़ी, तो जलाशयों पर पड़ने के पश्चात इसको तापमान मिला। तापमान होने के बाद ये जल वाष्प के रूप में ऊपर उठी, आर्द्रता बढ़ी, उस क्षेत्र में आर्द्रता का बढ़ना। ठीक है, और उसके पश्चात वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया का होना, और वाष्पीकरण संघनन की प्रक्रिया के पश्चात वर्षा का होना, ये पूरी एक प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हमने देखा आर्द्रता, उसके पश्चात वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती
रहती है। जो वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है वो कम ज़्यादा होती रहती है। किस कारण से? वाष्पीकरण और संघनन से। ठीक है, वाष्पीकरण यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी, और यदि संघनन होगा तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा घट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है, हम सब जानते हैं। जब जल में ताप दिया जाता है, जैसे कि हम घरों पे भी देखते हैं बच्चों, तो वो क्या करता है? वो भाप बन करके या वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठने लगता है। उसी प्रकार से जलाशयों में जब तापमान लगता है, तापमान पड़ने के पश्चात वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर की ओर उठता है। यहाँ की प्रक्रिया हुई। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिस तापमान पर, बच्चों दोबारा देख लेना है, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है, जल गर्म हो गया, जल गर्म होने के पश्चात हम घरों में भी देखते हैं बच्चों, पानी को हम गर्म करते हैं, गर्म करते ही वो वाष्पीकृत होना शुरू नहीं करता, गर्म करते ही वो वाष्पीकृत शुरू नहीं करता, कुछ समय के पश्चात वाष्पीकृत होना शुरू करता है। तो जिस पॉइंट पर, जिस तापमान पर वो वाष्पीकृत होना शुरू करता है बच्चों, उसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और ये जितनी होती है बच्चों, ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जितनी होती है, जितनी इसने गुप्त ऊष्मा प्राप्त करी, उतनी ही गुप्त ऊष्मा वो संघनन के दौरान वायुमंडल में छोड़ देता है। अर्थात बच्चों यह एक चक्रीय अवस्था है जिसके अंतर्गत यह जो जल जितनी गुप्त ऊष्मा प्राप्त करेगा, जितना तापमान या जितनी ऊष्मा प्राप्त करेगा, उतना उस समय जब संघनन की प्रक्रिया होगी उतना ही वो त्याग देता है। इस प्रकार से एक चक्र या साइकिल चलता रहता है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि तापमान में वृद्धि करने पर ही क्या होता है? धारण करने की जो क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी, वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। हवा जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी उतनी ज्यादा तेजी से ही वाष्पीकृत होगा। ठीक है, यदि यहां पर कोई जलाशय है, ठीक है बच्चों, जलाशय में यहां पर तापमान आ रहा है, तापमान आने के बाद ये जलवाष्प ऊपर उठ रही है और यहां से हवा भी चल रही है बच्चों। तो हवा जितनी तेजी से चलेगी उतनी ज्यादा नीचे से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहेगी। ठीक है, ये हमें समझ में आया। इसके पश्चात देखते हैं कि जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। सिंपल सी बात है, छोटी सी परिभाषा हम देख सकते हैं। और ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऊष्मा का ह्रास यहां पर होता है। संघनन की प्रक्रिया में ऊष्मा का ह्रास होता है। और वो कौन सी ऊष्मा होती है? वही गुप्त ऊष्मा जो कि वाष्प बनने के लिए प्रेरित करती है। जल को वाष्पीकृत करने के लिए जो प्रेरित करती है वही गुप्त ऊष्मा यहां संघनन के दौरान निकल जाती है। और गैस से क्या बनता है? जलवाष्प जो गैस होती है, गैस अवस्था में होती है, उससे क्या वापस जल की प्राप्ति हो जाती है। तो जितनी, बच्चों दोबारा देख लेना है, जल से वाष्प बना, ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा लगी, तो वापस यदि वाष्प से जल की प्राप्ति होगी तो जितनी गुप्त ऊष्मा यहां पर यूज में आई थी उतनी ही गुप्त ऊष्मा यहां से निष्कासित कर दी जाएगी। यही बात यहां पर ये कहना चाहते हैं। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जल वाष्प को धारण रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे कि हमने बताया, तो यदि जल वाष्प ठंडी होने लगेगी तो उसमें जल वाष्प को धारण करने की जो क्षमता है वो क्या होगी? कम होनी लगेगी या समाप्त होनी लगेगी। तब अतिरिक्त
जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब दोबारा से हमें इसको समझ लेना है बच्चों कि जल था, जलाशयों में जल था, जलाशयों में जल पर जब तापमान हुआ, तापमान लगने के पश्चात वो वाष्प का निर्माण हुआ, वाष्प का निर्माण होने के पश्चात वाष्पीकृत होकर के वो ऊपर की ओर उठने लगा, क्योंकि वह गैस हल्की होती है बच्चों, गैस हल्की होती है तो वो धरातल से ऊपर उठी और ऊपर उठने के पश्चात उसमें संघनन की प्रक्रिया हुई। संघनन की प्रक्रिया के दौरान उसमें से ऊष्मा निकल गई और ऊष्मा निकलने के पश्चात वो ठंडी हुई, और जब ठंडी हुई तो बच्चों उसमें धारण करने की जो क्षमता है, जलवाष्प जो धारण करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें जलवाष्प ज्यादा है, जो जैसे कि पहले है। यहां पर मैं उदाहरण जैसे कि मैंने बताया था कि 100 यूनिट, यदि 100 यूनिट उसमें क्षमता है और 100 यूनिट ही उसके पास है, संतृप्त अवस्था में है वो, लेकिन जब संघनन की प्रक्रिया होगी तो उसका तापमान नीचे गिर जाएगा। तापमान नीचे गिरने के कारण उसके जो धारण करने की जो क्षमता है बच्चों वो कम हो जाएगी। माना कि उसके धारण करने की क्षमता 90 आ गई और वास्तव में उसके पास कितनी थी, 100। तो धारण करने की क्षमता 90 है और वास्तविक रूप से उसके पास कितनी है, 100। तो यह कैसी होगी, अतिरिक्त, यह अतिरिक्त जो जलवाष्प होगी, यह अतिरिक्त जलवाष्प ही वर्षा का कारण बनती है और इसे ही वर्षा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और यह सीधे ठोस रूप में, यदि यह द्रव के रूप में आए तो इसे वर्षा कहते हैं और यदि ठोस के रूप में आए तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ओलावृष्टि वगैरह देखते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि जो संघनन की प्रक्रिया है इसके लिए कोई आधार होना चाहिए। संघनन की प्रक्रिया वैसे नहीं होती, इसके लिए छोटे कण की आवश्यकता होती है और जो छोटे कण हैं ये हवा में मिल जाते हैं। यदि ये छोटे कण हवा में नहीं मिले तो संघनन की प्रक्रिया किसी भी हालत में नहीं होगी, चाहे कितनी ही संतृप्तता हो जाए। इस बात को दोबारा से देख लेना है कि यदि ये छोटे कण हवा में मौजूद नहीं होंगे तो संतृप्तता यहां पर मायने नहीं रखती। उन छोटे कणों की आवश्यकता होती है जिसके सहारे पर उन संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन की प्रक्रिया होने के पश्चात ही वर्षा होती है। तो हमने देखा कि ये जो छोटे छोटे कण हैं इन कणों को कहते हैं संघनन केंद्रक। ठीक है, धूल, अभी कौन कौन से हो सकते हैं, धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। इस प्रकार के जो कण हैं वो अमूमन तौर पर मिल जाते हैं और उन्हीं के पश्चात, उसी के पश्चात वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है? क्योंकि संघनन की प्रक्रिया हुई। संघनन की प्रक्रिया कैसे हुई? क्योंकि कण, जो छोटे छोटे कण हुए उन्हीं पर आधार बन करके ही संघनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने इस तरीके की चीजें देखी। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान औसांक के नजदीक हो। जैसे कि मैंने बताया कि औसांक के नजदीक होगा तापमान, तब ही क्या होगा, संघनन होगा। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। संघनन किस पर निर्भर करता है? ठंडा होने की मात्रा। ठीक है बच्चों, मैंने जैसे कि बताया संघनन में तापमान कम हो जाता है, गुप्त ऊष्मा उसमें से निकल जाती है, और हवा की सापेक्ष आर्द्रता, क्योंकि आर्द्रता पर ही डिपेंड करता है कि वहां पर संघनन होगा, निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता से भी प्रभावित होता है। तो संघनन को प्रभावित करने वाले कारक ये होते हैं कि वो आयतन किस प्रकार का है, ताप, दाब और आर्द्रता किस तरीके से है, ये सारी चीजें संघनन को प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं संघनन होने की स्थिति कौन कौन सी होती है। संघनन किस किस स्थितियों में हो सकता है? तो पहला है वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान औसांक तक गिर जाए। वायु का आयतन तो जितना था उतना ही रहे, लेकिन तापमान औसांक तक गिर जाए तो उससे क्या होगा, संघनन होगा। अथवा वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, वायु का आयतन कम हो जाए तथा
तापमान कम हो जाए, दोनों ही स्थिति में संघनन की प्रक्रिया होगी। तीसरी स्थिति है वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए। वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए, जिससे कि जो संतृप्तता थी बच्चों, वो अति संतृप्तता में आ जाए। तो अति संतृप्तता होगी, रखने की क्षमता, धारण करने की क्षमता कम और वास्तविक रूप से ज्यादा आ जाए तो अति संतृप्तता होगी। तो अति संतृप्तता की अवस्था में भी क्या होगा? संघनन होगा। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। हवा के तापमान में जो कमी होती है वो संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था होती है। अब हवा का तापमान कैसे होगा बच्चों, इस बात को देखते हैं कि जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो हम सब जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा था बच्चों कि पृथ्वी के धरातल से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था। धरातल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कमी होती जाती है, और तापमान में कमी, ये जलवाष्प जब ऊपर जाती है तब यहाँ पर भी तापमान में कमी होती है, और तापमान में कमी के द्वारा ही संघनन की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब संघनन हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है, देखो, या तो ओस बनेगा, कोहरा बनेगा, तुषार बनेगा या बादल बनेंगे। इस प्रकार की आकृतियां वहां पर हो सकती है कि कौन सी चीजें बनती है, ये डिपेंड करता है वहां की सिचुएशन पर। ठीक है बच्चों, स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब ओशांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, तथा तब भी संभव है जब ओशांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। तो दोनों ही स्थिति में संघनन हो सकता है। अब है बच्चों पहला ओस। संघनन के रूप देख रहे हैं हम, जिसमें पहला है हमारा ओस। हम जानते हैं कि विशेष रूप से सर्दियों में, सब जानते हैं, विशेष रूप से सर्दियों की जो सुबह होती है वो ओस के रूप में हमें दिखाई देती है। अब वो ओस कैसे होता है बच्चों, कि जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के रूप से जाना जाता है। जब ऊपर हवा में बच्चों, जब ऊपर हवा में संघनित केंद्रों पर संघनित नहीं होती, ऊपरी स्तर में हवा में यदि वहां पर संघनित ना होकर के धरातल के नजदीक ही संघनित हो जाए, ऊपर हवा में संघनित ना होकर के धरातल के नजदीक ही ठोस वस्तुओं पर यदि संघनित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। वो पानी की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देती है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, जो कि हमें सर्दियों में दिखाई देता है, साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होगा तभी क्या होगा? तभी ओस बनेगी। यदि जमाव बिंदु से नीचे होगा तो बच्चों तुषार बनेगा, ओस नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहां पर ओस की स्थिति हमने देखी और अमूमन हम इसके बारे में जानते हैं कि, लेकिन ये बनती कैसे है इसको दोबारा से देख लेना है। कैसे बनती है कि जब आर्द्रता ऊपरी स्तर पर ना बन करके धरातल के नजदीक ही ठोस वस्तुओं पर संघनित हो जाए तो जल की बूंदों के रूप में, जल की पानी की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देती है, जमा हो जाती है, इसे ओस कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यह जमाव बिंदु अर्थात 0 डिग्री से ऊपर होने पर ही ओस बनती है, 0 डिग्री से नीचे होने पर ओस नहीं बनती है। इसके पश्चात बच्चों है तुषार। जैसे कि हमने ओस में देखा था उसी प्रकार से तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस चले जाने पर होता है, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों के बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, ओस और तुषार बिल्कुल समान अवस्थाओं में बनते हैं।
केवल अंतर यह है कि ओस में जल की बूंदें दिखाई देती है, जबकि तुषार में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े दिखाई देते हैं। और वो जो ओस है बच्चों, क्यों जल की बूंदें दिखाई देती है? क्योंकि जो उसका ओसांक है वो ओसांक 0 डिग्री से ऊपर होता है, जबकि तुषार में 0 डिग्री से नीचे होने के कारण यहां पर बर्फ के छोटे छोटे रवे दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हुआ तुषार। तीसरा हमारा प्रकार है कोहरा एवं कुहासा। बच्चों, कोहरा एवं कुहासा, जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु संयति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। एक तरीके से यूं कहा जाए कि जो पूरे बादल थे, जो बादल पूरे ऊपर ना आकर के धरातल पर ही बादल आ जाए, उसे हम कहते हैं कोहरा एवं कुहासा। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। जो बादल ऊपर ना होकर के सतह धरातल के नजदीक आ जाए, जमीन पर आ जाए, तो उसे कोहरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, जो कोहरे एवं कुहासे के बनने में मदद देती है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि संघनन कैसे होता है? संघनन के लिए संघनन केंद्रकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में यहाँ पर अत्यधिक प्रदूषण के कारण यहाँ पर केंद्रकों की संख्या ज्यादा होती है। इस वजह से इन्हीं क्षेत्रों में कोहरा या कुहासा ज्यादा पड़ता है। ऐसी स्थिति को, जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, धूम्र कोहरा कहते हैं। और साथ में ही बच्चों, यदि कोहरा और धुआं औद्योगिक क्षेत्र में, नगरीकरण क्षेत्र में धुआं लगातार निकलता रहता है और कोहरा और धुआं दोनों मिल जाए तो उसे धूम्र कोहरा कहते हैं, और यह बहुत ज्यादा घातक होता है। धूम्र कोहरा। कुहासे एवं कोहरे में केवल अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासे में नमी अधिक होती है, कोहरे में नमी कम होती है, बाकी दोनों समान होते हैं। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कुहासा है वो पहाड़ों पर अधिक होता है, वहां पर नमी ज्यादा होती है कुहासे में। और जो कोहरा होता है वो जमीन पर दिखाई देता है, जो समतल जमीन होती है वहां पर ज्यादा दिखाई देती है, जिसमें नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है बच्चों, कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है, वहां ये प्रबल होते हैं। गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आ जाए, वहां पर ये ज्यादा प्रबल होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात है कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण, नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया लगातार रूप से होती रहती है। और संघनन की प्रक्रिया कैसे होती है? हम सब जानते हैं कि संघनन केंद्रकों के सहारे ही संघनन की प्रक्रिया होती है। और ये क्या होते हैं? कोहरे कुहासे एक तरीके से बादल होते हैं जो कि धरातल पर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात है बादल। बादलों को तो हम सब जानते हैं। जो बादल होते हैं वो कहां होते हैं? वायुमंडल में ऊपर होते हैं। और यही बादल यदि धरती पर, जमीन पर आ जाए तो उसे कोहरा या कुहासा कहते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सहती होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये बादल 4 रूपों में हो सकते हैं। पहला है पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघों की जो ऊंचाई है, काफी ऊंचाई पर बनते हैं पक्षाभ मेघ, और ये लगभग 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और पतले बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, और ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। कभी देखने का मिले बच्चों तो ये देखना कि इस प्रकार की काफी ऊंचाई पर होते हैं, बहुत ऊंचाई पर होते हैं, और इस प्रकार से लगते हैं जैसे पंख के समान हो। ठीक है, और पंख के समान हो। दूसरा है बच्चों कपासी मेघ।
कपासी मेघ रुई के समान होते हैं, जैसे रुई होती है सफेद रंग की, उसी के प्रकार के एक कपासी मेघ होते हैं। ये प्राय 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, अर्थात पक्षाभ मेघ से नीचाई पर होते हैं। और ये छितरे इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं, ये चपटे आधार वाले होते हैं, चित्र में भी हम इसको देख सकते हैं। इसके पश्चात है स्तरीय मेघ। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास अथवा अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं, जैसे वाताग्र में हमने पढ़ा, वाताग्र वाले चैप्टर में हमने इसको देखा था। ठीक है। वर्षा मेघ, वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। वर्षा मेघ बिल्कुल जमीन के बिल्कुल सतह के सटे हुए होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ये 4 मूल रूप के जो बादल है, इनसे इस प्रकार के स्तरों का निर्माण होता है। ऊंचे बादल पक्षाभ, पक्षाभ स्तरीय और पक्षाभ कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरीय मध्य, कपासी मध्य। और कम ऊंचाई के बादल स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ। ये 3 प्रकार से इनको हम बांट सकते हैं ऊंचाई के आधार पर बादलों को। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने आर्द्रता और उससे संबंधित दूसरे प्रकार की चीजों का अध्ययन किया। अगली क्लास में बच्चों हम वर्षण और उससे संबंधित दूसरे प्रकार की चीजों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।